क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से सुराग से कैसे एक बड़ा अपराध सुलझ सकता है? एक ऐसा केस जिसमें हत्या की गुत्थी इतनी उलझी हुई हो कि पुलिस भी हार मान ले, लेकिन फिर एक ईमानदार और दृढ़नायक अधिकारी के हाथों में वह केस आता है और सारी सच्चाई सामने आती है। जुर्म की दुनिया, रहस्यमय घटनाएं और वह पुलिस ऑफिसर जो किसी भी कीमत पर न्याय की लड़ाई लड़ता है। आइए इस दिलचस्प और रहस्यमय क्राइम स्टोरी की शुरुआत करते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपके सामने आएगा। 8 जनवरी 2018 को केरल के एर्राकुलम में कुछ मछुआरे नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने झाड़ियों में एक नीले रंग का ड्रम देखा जिससे तेज गंध आ रही थी। वैसे तो यह ड्रम काफी दिनों से वहां पड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन इसमें से बहुत तीखी और अजीब सी गंध आ रही थी। इस पर मछुआरे तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और उस ड्रम को झाड़ियों से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही पुलिस ने उस ड्रम को खोलने की कोशिश की, गंध और भी तेज हो जाती है, जो एकदम असहनीय और भयावह थी। पुलिस को जब उस ड्रम से आ रही गंध महसूस होती है तो उन्हें शक होने लगता है कि शायद इसमें किसी शव को बंद करके फेंका गया है। ड्रम को बेहद सावधानी से बाहर निकाला जाता है और उसके अंदर भरी हुई कंक्रीट को तोड़ने पर जो हुआ वह पुलिस के डर को सही साबित करता है। कंक्रीट के अंदर से हड्डियां, एक बालों का गुच्छा, कुछ भारतीय करेंसी नोट, एक अंडरगारमेंट और एक पायल मिलती है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इस ड्रम में किसी का शव छिपाकर फेंका गया है। डेड बॉडी को एक ड्रम में रखकर उसमें कंक्रीट भर दिया गया था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह डेड बॉडी किसकी है, इसका कत्ल कब हुआ था और इस हत्या को किसने अंजाम दिया था। पुलिस के पास इस केस से जुड़ा कोई भी क्लू नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, इस केस को देखकर आपको भी यह मानना पड़ेगा कि अगर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर किसी केस की सही तरीके से जांच करता है तो कातिल को पाताल से भी ढूंढा जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस केस की सारी डिटेल्स पर चर्चा करते हैं। अब पुलिस को उस ड्रम से जो हड्डियां, बाल और करेंसी नोट मिले थे उनकी जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक लैब को भेजे जाने के बाद जांच में यह पाया गया कि हड्डियों को रियर्ज करने पर केवल यह जानकारी मिली कि यह हड्डियां एक महिला की हैं, जिसका कद काठी सामान्य था, लेकिन उम्र का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा जो अंडरगारमेंट और पायल मिली थीं, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह डेड बॉडी किसी महिला की थी। हालांकि पुलिस के लिए मामला और भी पेचीदा हो गया, क्योंकि ना तो कोई मिसिंग रिपोर्ट थी और न ही पुलिस को यह जानकारी थी कि मृत शरीर किसका है या हत्या किसने की है। अब पुलिस बाकी सामानों की जांच करती है। डेड बॉडी के साथ कुछ भारतीय करेंसी के नोट मिले थे, जिनमें 500 के 3 नोट और 100 का 1 नोट था। ये नोट नोटबंदी से पहले के थे, यानी वह पुराने नोट थे जब हमारी करेंसी बदली थी। पुलिस इस आधार पर यह अनुमान लगाती है कि महिला की हत्या शायद नवंबर 2016 से पहले हुई थी। इसके बाद पुलिस उन मछुआरों से भी बात करती है जिन्होंने इस ड्रम को देखा था। मछुआरे पुलिस को बताते हैं कि वे करीब 2 साल से इस ड्रम को ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन अब उसमें से बहुत तीखी बदबू आ रही थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया। यही एकमात्र क्लू था जो पुलिस को इस मामले में मिला। ये अनुमान लगाया गया कि डेड बॉडी जिस महिला की है उसकी हत्या नवंबर 2016 से पहले हुई होगी, क्योंकि इस केस में पुलिस को कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। इसलिए यह केस बाकी मामलों की तरह बंद हो सकता था। लेकिन इस केस में एक खास बात थी कि इसे जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनका नाम सीबी टॉम था, जो केरला में एक बहुत ही सम्मानित पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। वे किसी भी केस की गहराई तक जाकर उसे सुलझाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब 11 जनवरी 2018 को सीबी टॉम को एक कॉल आती है जो एक फॉरेंसिक टीम से थी और उन्हें बताया जाता है फॉरेंसिक लैब में भेजी गई हड्डियों में से एक पैर की हड्डी में एक स्क्रू और वॉशर मिला था, जो यह संकेत देता है कि जब किसी का पैर टूटता है तो एंकल की हड्डी को जोड़ने के लिए स्क्रू और वॉशर का इस्तेमाल किया जाता है। यह सबूत सीबी टॉम के लिए काफी महत्वपूर्ण था, इसीलिए वे तुरंत फॉरेंसिक लैब जाते हैं और इस स्क्रू और वॉशर को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने उस स्क्रू पर लिखे एक कंपनी के नाम को देखा, जो था पीटकर। जब इस कंपनी के बारे में जानकारी निकाली गई तो पता चला कि पीटकर एक पुणे बेस्ड फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और इसकी भारत में कई ब्रांचें हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीटकर कंपनी की एक ब्रांच केरला के एर्नाकुलम में भी स्थित थी और यह सबूत सीबी टॉम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस स्क्रू और वॉशर को लेकर उसी ब्रांच में जाने का निर्णय लिया जहां से पीटकर के सामान की डिलीवरी होती थी।
अब डेड बॉडी के पास से मिले पुराने करेंसी नोट और मछुआरों के बयान के आधार पर पुलिस को यह अंदाजा लग गया था कि यह डेड बॉडी नवंबर 2016 से पहले की हत्या का मामला है। इसके बाद हड्डी के अंदर से जो स्क्रू और वॉशर मिला था उस पर कंपनी का नाम और बैच नंबर भी लिखा हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। सीबी टॉम पीटकर कंपनी की उस ब्रांच में जाते हैं जहां से फार्मास्यूटिकल का सामान ट्रांसफर होता था। वहां जाकर वे बैच नंबर दिखाकर 2016 की डिटेल्स मांगते हैं, यह जानने के लिए कि 2016 में केरला के एर्नाकुलम में कितने स्क्रू और वॉशर सेल किए गए थे। यह जानकारी निकालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पीटकर कंपनी के रिकॉर्ड से सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। कंपनी के लोग पुलिस को बताते हैं कि 2016 में कुल 161 स्क्रू और वॉशर भेजे गए थे, जिनमें से 155 स्क्रू और वॉशर केरला के बाहर भेजे गए थे, जबकि 6 स्क्रू और वॉशर केरला के एर्नाकुलम के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजे गए थे। सीबी टॉम, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन 6 लोगों की जानकारी निकालते हैं, जिनमें से 5 का पता चल जाता है। यानी जिन 5 लोगों को स्क्रू और वॉशर लगाया गया था वे अभी भी जीवित थे और पुलिस को उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन एक महिला के बारे में पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, जिसे 2016 में ऑपरेशन के दौरान स्क्रू और वॉशर लगाया गया था। हॉस्पिटल से केवल उसका नाम, शकुंतला और उसकी उम्र 54 साल के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि उस 54 साल की महिला शकुंतला के बारे में ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। जब शकुंतला देवी के मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड खंगाला जाता है तो विजिटर लिस्ट में एक लड़की का नाम सामने आता है, जिसका नाम अश्वती दामोदरम होता है। इसके साथ ही उसकी विजिटर लिस्ट में उसका एड्रेस भी लिखा होता है। पुलिस बिना समय गंवाए उस एड्रेस पर पहुंचती है और वहां उन्हें अश्वती दामोदरम नाम की लड़की मिल जाती है। पुलिस सबसे पहले उससे पूछती है कि 54 साल की शकुंतला देवी तुम्हारी क्या लगती है। इस पर लड़की पुलिस को बताती है कि वह उसकी मां है, लेकिन पिछले 2 साल से वह मिसिंग है। पुलिस उससे पूछती है कि उसने अपनी मां की मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल की। तब लड़की बताती है कि असल में उसकी और उसकी मां के बीच बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे। उसने अपनी मां के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी की थी और 2 साल पहले वह इस घर को छोड़कर दिल्ली अपने दोस्तों के पास रहने चली गई थी। उसके बाद से वह मिसिंग हो गई थी। इसका मतलब पुलिस को यह पता चल गया था कि डेड बॉडी किसकी थी और उसका एड्रेस क्या था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि 55 साल की महिला की हत्या किसने की थी। अब पुलिस उस लड़की से गहरी पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिलती है कि 54 साल की महिला शकुंतला, जो लॉटरी बेचने का काम करती थी, उनकी एक स्कूटी भी थी। 2016 में उनका उस स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और ऑपरेशन में उन्हें एक वॉशर और स्क्रू लगाया गया था। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो ड्रम में पाई गई डेड बॉडी थी वह शकुंतला की ही थी। इसके बाद उनकी बेटी अश्वत दामोदरम पुलिस को यह भी बताती है कि उसने अपनी मां के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसके कारण उनकी मां के साथ उसका संबंध ठीक नहीं था। 2 साल बाद अश्वती दामोदरम का पति उसे छोड़ देता है और वह अपने 2 बच्चों के साथ अपनी मां के घर रहने आ जाती है। वहां रहते हुए उसे पड़ोस के लड़के टीएम सजीत से प्यार हो जाता है और वह टीएम सजीत के साथ अपनी मां के घर में ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। लेकिन एक दिन उसकी मां को चिकन पॉक्स हो जाता है, जिससे डरकर अश्वत अपनी मां को छोड़कर और दोनों बच्चों के साथ एक लॉज में रहने लगती है। उसका मानना था कि जब उसकी मां ठीक हो जाएगी तो वे वापस घर लौट जाएंगे। अश्वती दामोदरम का मानना था कि इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसकी मां के पास उसका लिव इन बॉयफ्रेंड टीएम सजीत रहता था। कुछ दिनों बाद जब अश्वती अपने बच्चों के साथ वापस अपनी मां के घर आई तो वहां उसकी मां नहीं मिली, सिर्फ उसका लिव इन बॉयफ्रेंड टीएम सजीत मौजूद था। उसने अश्वती को बताया कि उसकी मां अपने दोस्तों के पास दिल्ली चली गई है और तब से उसकी मां का कोई पता नहीं चला। अब जांच में पुलिस को यह शक होने लगा कि 54 साल की महिला की हत्या टीएम सजीत यानी अश्वती दामोदरम के लिव इन बॉयफ्रेंड ने ही की हो सकती है। जब पुलिस अश्वती दामोदरम से टीएम सजीत के बारे में पूछताछ करती है तो यह पता चलता है कि उसकी मां के घर से जाने के कुछ ही दिनों बाद टीएम सजीत की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस बात की पुष्टि करने के लिए जब पुलिस उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकालती है जहां उसे एडमिट किया गया था, तो डॉक्टर्स के रिकॉर्ड में भी यही जानकारी मिलती है कि टीएम सजीत की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। इसका मतलब यह था
कि पुलिस जिस पर शक कर रही थी वह बेगुनाह निकला। इस केस को सुलझाने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब यह जानने के लिए कि अश्वती दामोदरम सच बोल रही थी या झूठ, पुलिस उसके ब्लड सैंपल्स लेती है और उन सैंपल्स को डेड बॉडी की हड्डियों के डीएनए से मिलाकर जांच करती है। यहाँ पर डीएनए मैच हो जाता है, यानी कि जो हड्डियां मिली थीं वे 54 साल की महिला शकुंतला की ही थीं और वह अश्वती दामोदरम की मां ही थी। इस सबूत से सारी चीजें कंफर्म हो गईं, लेकिन अब भी सवाल यही था कि लॉटरी बेचने वाली महिला की हत्या किसने की। पुलिस एक नए एंगल से जांच शुरू करती है, क्योंकि उनका मानना था कि चूंकि शकुंतला लॉटरी बेचने का काम करती थी, पुलिस का मानना था कि शायद किसी को बड़ी लॉटरी लगी हो और पैसे के लालच में किसी ने शकुंतला की हत्या कर दी हो। इस थ्योरी के आधार पर पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। हालांकि लॉटरी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पुलिस को एक अहम सूचना मिलती है जो केस को सुलझा सकती थी। पड़ोसियों से यह जानकारी मिलती है कि टीएम सजीत, जो शकुंतला की बेटी का लिव इन बॉयफ्रेंड था, कि पहले से शादी हो चुकी थी और उसकी एक बीवी भी थी जो पास के ही इलाके में रहती थी। इस जानकारी से पुलिस की पूरी थ्योरी बदल जाती है। पुलिस ने पड़ोसियों के बयानों के आधार पर एक थ्योरी बनाई, जो यह थी कि जिस समय शकुंतला देवी को चिकन पॉक्स हुआ था और अश्वती दामोदरम लॉज में रहने गई थी, उस दौरान शकुंतला को टीएम सजीत की सच्चाई का पता चल गया था। शकुंतला उस सच्चाई को अपनी बेटी को बताने वाली थी और इसी डर से टीएम सजीत ने शकुंतला देवी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसी थ्योरी को सही मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाया। सबसे पहले पुलिस ने टीएम सजीत के कुछ दोस्तों को ढूंढा और उनसे पूछताछ शुरू की, जिनमें से एक दोस्त ऑटो ड्राइवर था। पुलिस ने टीएम सजीत के एक दोस्त से पूछताछ की, जिसने बताया कि 2016 के आसपास उसने अपने दोस्त टीएम सजीत को एक ब्लू कलर का ड्रम दिया था और उसे बताया था कि वह ड्रम पानी स्टोर करने के लिए है। अब पुलिस की थ्योरी सही दिशा में बढ़ रही थी, क्योंकि जिस ड्रम में लाश मिली थी वह भी ब्लू कलर का था। इसके बाद पुलिस ने टीएम सजीत के कुछ और दोस्तों से भी पूछताछ की और उन्हें पता चला कि नवंबर 2016 के आसपास एक दिन टीएम सजीत अपने दोस्तों के साथ उस ब्लू कलर के ड्रम को नदी किनारे फेंकने गया था। टीएम सजीत के दोस्तों ने उसकी मदद की, लेकिन उन्हें बाकी कुछ भी नहीं पता था। इस तरह केस पूरी तरह से सुलझ गया था। पुलिस ने यह स्पष्ट कर लिया था कि टीएम सजीत ने ही शकुंतला देवी की हत्या की थी। उसने अपने ऑटो ड्राइवर दोस्त से एक नीले रंग का ड्रम मंगवाया, उसमें शकुंतला की डेड बॉडी को स्टोर किया और कंक्रीट भरने के बाद अपने बाकी दोस्तों की मदद से उस ड्रम को नदी के किनारे फेंक दिया। इसके साथ ही दोस्तों ने यह भी बताया कि जिस दिन उन्होंने ड्रम को नदी में फेंका था, उस दिन टीएम सजीत ने एटीएम से कुछ पैसे निकाले थे और उन्हें अपने दोस्तों को दिए थे। अब इस एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में 2016 में जब एटीएम से पैसे निकाले गए थे तो ट्रांजैक्शन का समय और जानकारी बिल्कुल सही मैच कर रही थी, जिससे यह साबित हो गया कि टीएम सजीत के सभी दोस्त सच बोल रहे थे। इस तरह केस पूरी तरह से सुलझ गया। पुलिस ने यह स्पष्ट कर लिया कि शकुंतला देवी को टीएम सजीत की सच्चाई का पता चल गया था और वह यह सच्चाई अपनी बेटी अश्वत दामोदरम को बताने वाली थी। इस वजह से टीएम सजीत ने अपनी सास यानी अश्वत दामोदरम की मां की हत्या कर दी थी। लेकिन हत्या के बाद उसे इतनी गिल्टी महसूस हो रही थी कि उसने साइनाइड का इस्तेमाल करके आत्महत्या कर ली। साइनाइड केमिकल का सेवन करने से व्यक्ति को ऐसा हार्ट अटैक महसूस होता है जो पूरी तरह से प्राकृतिक लग सकता है। पुलिस ने इसी थ्योरी को कोर्ट में पेश किया और इसी आधार पर यह पूरा केस सुलझा। इस केस को सुलझाने का पूरा श्रेय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबी टॉम को जाता है, क्योंकि इतनी गहरी पूछताछ और जांच शायद ही किसी के लिए आसान होती। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें।